अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप मजे में? जी हाँ, देख रहे हैं आप राइज एंड शाइन ऑन 365 न्यूज़ विद मी नादिया खान एंड ज़ुहैब हसन विद अ लॉट ऑफ न्यूज़, एनालिसिस, रिव्यूज़, राय और इंफोटेनमेंट से भरा हुआ शो है ये। अभी पहला घंटा हम इन्फो करते हैं, सेकंड आवर में जो हम टेनमेंट करते हैं तो ये हो जाता है इंफोटेनमेंट। और कल का शो भी लोगों ने पसंद किया बहुत ज्यादा। कल पसंद किया। हाँ। आपको पता है इंडिया में जो है हमारी बातें ट्रेंडिंग कर रही हैं। हाँ, सही है। मैं तो पाकिस्तानियों की बात कर रहा था कि वो आमना भी हमारे साथ आई थी और वो तो बड़ा एंटरटेनमेंट। मैं कहती हूँ कि मुझे कुछ खास ही मुझे जो है ना और ज़ुहैब को सुना जाता है इंडिया में। तो हमारे इंडिया के जो फैंस हैं जो वहाँ लान तान करते हैं, जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें ताकि और आपको आग लगे और आपको आगाही हो कि जो मोदी सरकार है आपके साथ कर क्या रही है। कुछ होती है चीजें जिनको हजम करने में बड़ी तकलीफ होती है। जानते आप सब हैं, समझते आप सब हैं। और तला अंजुम को लेके भी जो है हमारी बातें काफी वहाँ वायरल हुई और उसको और हमारी क्लिप चला के बाकायदा एड्रेस करके कि मैडम, और फिर उन्होंने जो है ना अपनी राय दी है कि जी वो इस वाक़े को कैसे ले रहे हैं, उनको क्यों खुशियाँ हो रही हैं। और अच्छा उन्होंने फिर कंपेयर भी किया कुछ लोगों ने कि देखो जी अगर हमारा भारतीय होता और पाकिस्तान के फ्लैग के साथ ये करता तो हमारा उन्होंने अशर क्या अशर करना था। बिल्कुल ऐसे ही हम तो बहुत टॉलरेट करते हैं भाई इसको भी बाकी। और हम भी यही कह रहे हैं कि क्या होना था फिर, तो इसलिए ये क्यों हुआ। ये तो देखें ग्राउंड को आग लगा देते हैं। आपको पता है ना कि बहुत से मैचेस ऐसे कि ग्राउंड में आग लगा देते हैं अगर इंडिया हार रहा हो। तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट सोच की तरफ जा रहे हैं। और मोदी के होने में तो ऐसे ही होगा, जाहिर है जब मोदी चेंज होगा, कहीं कांग्रेस आएगी तो फिर शायद हालात वहां पर बेहतर होंगे। मैं एक डॉक्यूमेंट्री भी देखा, बहुत जल्दी से बता दूं आपको। कुछ लोग भूल जाते हैं, मेमोरी उनकी जरा शॉर्ट टर्म का उनका नीमो जैसी मेमोरी होती है, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। अच्छा, और बिल्कुल ये इंडियंस को समझने की और राइज एंड शाइन की टीम तो कभी भी नहीं भूलेगी। बिल्कुल इंडियंस जो है ना उनको थोड़ी समझने की ये बात जरूरत है कि वो मोदी अपने आप को जो पिच कर रहा है ना, वो ये कह रहा है मैं गरीब हूँ, मैं एक चाय वाला हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल की है। तो जरा इस बारे में सोचें आप कि उसने उसकी स्ट्रगल क्या है, क्या उसने वाकई स्ट्रगल की है नहीं। क्योंकि मैं बहुत इंडियन कंटेंट अब देख रहा हूँ तो उसमें बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये इसने एक अपना ऑरा इस तरह का बनाया हुआ है, सिर्फ ये एक स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है कि मैं तुम में से हूँ, मैंने बहुत कुछ झेला हुआ है। गरीब आदमी को तो फिर एहसास होना चाहिए जो 96% उनकी कौम इतनी गरीब है, गुर्बत में है, स्लम्स में रहती है, बुरी हाल में, तो उनके हालात तो बेहतर होने चाहिए थे। गरीब को तो एहसास होना चाहिए। वो असल में बहुत शार्प प्ले कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम में से हूँ और तुम सफर कर रहे हो तो करो, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ। नहीं, बड़ी वो अजीब हैरान कुन सी बात करें। खैर बात, ये तो हम अपने शो पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे। भारत का और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि होता ही रहेगा, ये डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इसके अलावा कुछ क्लाइमेट के बारे में हमने बड़ी शॉकिंग बात है। क्या है जी वो क्लाइमेट के बारे में? असल में एक तो वैसे ही हम क्लाइमेट चेंज से मुतासिर है, लेकिन 2050 तक ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ये मसला हो जाएगा, फ्लड्स का मसला, ड्राउट्स का मसला हो जाएगा और आपकी फूड स्केर्सिटी का मसला हो जाएगा। तो ये कहा जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि अभी हमें क्लाइमेट गवर्नेंस की तरफ ध्यान देना है और सोशल प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान देना है अभी से ही। तो अगर हम ये दोनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे और सोशल प्रोटेक्शन करेंगे, क्लाइमेट गवर्नेंस करेंगे, तो फिर ही हालात बेहतर हो पाएंगे। तो क्या कुछ है ये हमारी टॉप प्रायोरिटी और एजेंडाज में होना चाहिए, पॉलिटिकली, सोशली बहुत जरूरी है इसको। अच्छा, ये बात होगी शुगर महंगी हो गई, मजीद अब क्या महंगी होगी? अब 210 रुपए तक हो गई है, 220 चल रही है रिटेल में। लग रहा है थोड़े से बाद हमें कड़े दे के ना 1 किलो शुगर सोने के कड़े देंगे और फिर 1 किलो चीनी। वैसे आटे की भी वही कैफियत है, आटे की भी वही कैफियत है। 5 किलो का बैग जो है वो 770 तक में पहुंच चुका है। ये तो वो फ्लड्स के बाद एक्सपेक्टेड था। लेकिन चीनी तो मैं कह रही हूँ जी बिल्कुल ही खत्म कर दें, नहीं चाहिए। तो कराची में चीनी का माल और लाहौर में क्या सूरत हाल है, लाहौर में महंगी हुई है नहीं, ये हम बात करेंगे। और फिर ट्राई नेशन सीरीज शुरू हो गई है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हुआ। जिम्बाब्वे को पाकिस्तान ने हरा दिया, लेकिन कन्विंसिंगली नहीं हरा पाए। 148 का उन्होंने टारगेट दिया और ये भी बहुत मुश्किल से उन्होंने लास्ट ओवर में टारगेट अचीव किया। बाबर आउट हो गए 1 रन बना के, सलमान अली आपके कप्तान 1 रन बना के आउट हो गए। तो ये इस तरह चला। अच्छा, जिम्बाब्वे के खिलाफ जाना होगा उनको। देखो उनके भी मीटिंग्स होती हैं बच्चों की, स्कूल में शॉपिंग होती है, कभी कोई चेकअप होता है दांत का, दाढ़ का। तो मेरा ख्याल है दाढ़ का चेकअप कराना था कैप्टन ने, तो उसने कहा मैं जल्दी से जरा आउट होके जाऊं। दोनों जल्दी चले गए। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी लास्ट ओवर में चेस करना 19th ओवर में, तो ये कोई इतनी अच्छा साइन नहीं है। इसकी हम बात करेंगे। फिर उसके बाद जिनकी शादी और ये क्या है, बड़ा ट्रेंडिंग ड्रामा है, बच्चों में बहुत मकबूल है, तो इसलिए इस वक्त इसके हाईएस्ट जो हैं व्यूज आ रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर
कर रहे हैं और उनके हम राइटर से बात करेंगे। राइटर से बात करेंगे हाँ, कि जी, क्या नबील, जी सैयद नबील से बात करेंगे कि इतने मजे का कॉन्सेप्ट, इतने अच्छे जुमले, सीन्स, ये फिर वो एक नहीं टिपिकल सवाल होता है, ये आइडिया कैसे आया, आइडिया कैसे आया, कैसे लिख लेते हैं, ये सब हम पूछेंगे, सब हम पूछेंगे। ठीक है। और फिर यूके ने अपनी वीजा पॉलिसी चेंज कर दी है, चेंज कर दी, सख्त कर दी, सख्त कर दिया, शदीद सख्त कर दी, शदीद सख्त कर दिया। वो जो ह्यूमन राइट्स और फिर जनाब पनाह गुज़ीरों को लेना, और उन्होंने कहा बस अब इनफ इज इनफ, हो गया बहुत कुछ, अब 20 साल लगेंगे, वो भी पहले स्क्रूटनी होगी कि अगर आप असाइलम के लिए करते हैं अप्लाई तो देखा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे और वाकई जेन्युइन केस होगा तो उससे भी 20 साल में नेशनलिटी मिलेगी। जी हाँ, तो वो लोग जो भाई हजरात चले गए हैं वो तो शायद थोड़े से बच जाएं, लेकिन जो अब सोच रहे हैं ना वो अपने अपनी सूटकेस खोल लें और वापस अलमारियों में कपड़े लगा लें। अच्छा, फिर कहीं और के लिए भी उड़ान ना भरे, क्योंकि यूके, यूएस और ये सारा मामला कुछ इसी किस्म के हैं, लिंक्ड है। हाँ, ये इसी किस्म के मामले तो खोल दें जी पेटियां, पेटियों में वापस सामान, पेटियों में वापस सामान डालें, वापस रखो, सर्दियों के कपड़े वापस रखो, मम्मी हम नहीं जा रहे, छोटे बड़े पैसे हैं तो थोड़ा बहुत जमीन वमीन लेके कुछ अपना यहाँ पे कुछ और यहाँ मेहनत करना शुरू करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारी पहली टॉप स्टोरी नादिया, वो ये है कि सऊदी अरब भी अब तैयार हो गए ज़हनी तौर पर भी, और जो हालात वाक़यात हैं उसके तनाजुर में वो कह रहे हैं कि हम भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। सऊदी अरब ने कह दिया हैं या बनने जा रहे हैं, या बन चुके हैं, नहीं चाहते हैं, उन्होंने कह दिया कि हम भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन की बेहतरी के लिए, अमन के लिए, यानी ये उन्होंने वजह बताई और उन्होंने कहा कि हम भी अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड हुए है। ये क्या है अब्राहम अकॉर्ड? ये असल में अगर इसको नटशेल में देखा जाए, वैसे तो इसके पीछे इंटेंशन क्या है हम और आप जानते ही हैं, लेकिन जो ये कहा गया अपेरेंटली वो ये है कि मुसलमान, यहूदी और क्रिश्चियंस ये तीनों मिल के रहें और इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, ये कहा गया अपेरेंटली। ये है अब्राहम अकॉर्ड जिसके बारे में बताया गया ताकि दुनिया में अमन कायम हो, दुनिया में कॉन्फ्रंटेशंस खत्म हो। ऑलरेडी कुछ मुस्लिम ममालिक इसका हिस्सा हैं। हाँ, लेकिन इस जुल्म और सितम के बावजूद ये अब्राहम अकॉर्ड का होना ना, ये स्पेशल जी बिल्कुल, जब आपके पीस एग्रीमेंट को ऑनर ही नहीं किया जा रहा, इतने प्रेशर के बावजूद, तो हम फिर अगर इस तरफ इंक्लाइंड हैं तो ये नहीं होना चाहिए। मैं किसी की भी मुल्क की बात कर रही हूँ, उसमें कोई बड़ी सख्त या तो शराइत होंगी, कुछ ना कुछ तो रखा होगा सऊदी ने। देखिए वही बात है ना कि ये उनको कहीं से लग रहा होगा कि शायद यही बेहतर है। नहीं, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम हिस्सा बनना चाह रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि 2 रियासती हल के लिए हम चाहते हैं कि ये सोल्यूशन निकले, और इस पर अभी बात होना बाकी है। बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजन, जरा पहले कंप्लीटली देख लें, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें, जरा समझें कि इसमें क्या शराइत और क्या। एक तो ये पेशरफ्त हुई दुनिया के मंजरनामे पे, दूसरी ये कि सऊदिया और यूएस के टाइज मजीद मजबूत हो गए। F-35 तैयारे, 300 टैंक, ठीक है, 300 टैंक और तकरीबन खरबों की इन्वेस्टमेंट जो है, डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब करेगा यूएस में। क्या बात है, क्या हैरानी होती है। मैं कहती हूँ इतनी जंगें रोक रहा है यूएस, लेकिन सबसे ज्यादा हथियार यही लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं जी। तो जब आपका बिजनेस ही यही हो तो फिर जंगें रुकेंगी तो नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे। और देखें, और फिर हमास ने भी इसको रिजेक्ट किया है, जो यूएन में करारदाद रेजोल्यूशन आई थी और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हमास ने उसको कहा कि भाई देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमें इश्यूज हैं। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर एक तो फोर्स, वो जो फोर्स की बात कर रहे थे इस्लामी ममालिक की, वो बॉर्डर पे होगी, अंदर नहीं होगी, अंदर वो फोर्स नहीं आएगी। अगर वो आएगी तो फिर हम ज़ाहिर उसको हिमायत नहीं करते। तो ये बड़ा एक मामला ट्रिकी सा होता जा रहा है। हमें हामिद खान अल-मशरकी साहब ने ज्वाइन किया और एक्सपर्ट हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सब मुझे बताएं किस पेशरफ्त से हम गुफ्तगू का आगाज करें, आप मुझे बताएं। अब्राहम अकॉर्ड से ही स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जी, बनता तो वही है सर, खुल के जरा बात करें इस पर। चलें, इब्राहिम अकॉर्ड में 2 लाइनों में जरा बेहतर एक्सप्लेन कर दूं। इब्राहिम अकॉर्ड की बुनियादी बात यह है कि इसको इब्राहिमी मुआहिदा कहते हैं। इनका नजरिया ये है कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों के जो अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, वो चूंकि हजरत इब्राहिम की औलाद है, सो इनके अंदर ये कॉमनैलिटी के ऊपर इनको इकट्ठा किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो यहूदी है, जो ज़ायनिस्ट है, सहूनियत वाले लोग हैं, उन्होंने इस इब्राहिम अकॉर्ड का एक गलत
मानी निकाला और उसको गलत रंग पहनाया है, वो ये है कि वो यहूदियत की बालादस्ती के ऊपर इस इब्राहिम अकॉर्ड को बना रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर बहुत सारे जो इश्यूज हैं कि जी आपकी जो तालीमात है, जो एक्चुअल प्रैक्टिकल रिलीजन प्रैक्टिस है, उसके अंदर आप बहुत सारी जो बातें जो आपको यहूदियों की ठीक लगती हैं या ईसाइयों की ठीक लगती हैं और मुसलमानों की ठीक लगती हैं, वो आप ऐड करें और एक तरह से एक नया, एक अमली तौर पर एक नए मजहब की बात की गई। अच्छा, आप और मैं कोई मौलवी तो नहीं हूं या मतलब दीन के ऊपर तो मेरी कोई इतनी दस्तरस नहीं है, लेकिन जो सादी सी बात मैं उलमा से मैंने समझी है वो ये कहते हैं कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि इन्नी अकमलतुकुम दीनकुम, कि तुम्हारा दीन आज मुकम्मल है और दीन जो है वो इस्लाम पे ही रहेगा। सो एनीथिंग व्हिच ब्रिंग्स द चेंज इन योर बेसिक रिलीजन इज नॉट एक्सेप्टेबल बीइंग अ मुस्लिम। एक तो चीज ये है। अच्छा, ये जो इब्राहिमिक मुआहिदा है, इसके तहत ग्रेटर इसराइल की वो बात करता है कि जी इसराइल जो है वो जितना मर्जी ग्रेट होता है, बड़ा कर ले हम उसको, वो उसी मुआहिदे के अंदर आएगा। अच्छा, अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर खतरनाक बात यह है कि ये सऊदीया ने कोई बड़े आराम से नहीं माना। ये सऊदी अरब के ऊपर पिछले 6-7 साल से ट्रंप अपने पिछले दौरे हुकूमत से दबाव डालते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले दौरे हुकूमत में बहरीन ने इसराइल को तस्लीम कर लिया, यूएई ने तस्लीम कर लिया, सूडान ने कर लिया और कुछ ममालिक ने। सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अगर ये ऐसा है, ग्रेटर इसराइल की बात है इसमें, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने तो अपेरेंटली कहा था, अपेरेंटली यानी वो दिखाना ये चाह रहे हैं, बाकी अंदर उसके इंटेंट क्या है हमें पता है, सब बखूबी जानते हैं। लेकिन अगर ये चाह रहे हैं ग्रेटर इसराइल, तो सऊदी अरब क्यों विलिंगनेस अपनी शो कर रहा है? क्योंकि इस्लामी ममालिक जो ट्रैक्शन ड्राइव करते हैं, मेजॉरिटी इस्लामी ममालिक सऊदी अरब से करते हैं और कुछ हैं ऐसे जो ईरान से भी कर लेते हैं। ईरान को तो बिल्कुल ही सिंगल आउट कर दिया गया ना, तो ये किस तरफ जाएंगे मामला? फिर सब पे प्रेशर आएगा फिर तो। ज़ुहैब, बहुत अच्छी बात की आपने। एक्चुअली बात यह है कि बहुत ज्यादा प्रेशर है सऊदी अरब के ऊपर और इस प्रेशर की वजह से बिल्कुल पाकिस्तान बेशुमार ममालिक की एक बेसिक पॉलिसी रही कि जी सऊदीया नहीं करेगा, बाकी नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं MBS, मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि वो अभी वक्त गुजारने के लिए, जब भी अमेरिका जाते हैं या अमेरिका के सदर इधर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बाद में उस तरह उन पर अमली जामा नहीं पहनाया जाता। यहाँ भी MBS ने एक इशारा तो दिया है बड़ा वाजे कि जब तक फलस्तीन का 2 रियासती हल नहीं होगा, मेरा ख्याल है अब पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक का बुनियादी मौक़िफ़ ये ज़रूर हो गया है। पहले पूरी फ़लस्तीन की एक आज़ादी थी कि जी इसराइल का वजूद ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीन को इलाके वापस दिए जाए। अब ये मौक़िफ़ जो है ये इस जगह आ गया कि जी ठीक है, इसराइल अपना एक रियासत रखे और फ़लस्तीन की एक अपनी रियासत बनाई जाए, जिसको आप कैंप डेविड मुआहिदा या ओस्लो के मुआहिदे से जो अर्ली 2000 में हुआ उससे याद करते हैं। अच्छा, अब अगर इसके बगैर सऊदी अरब तस्लीम करेगा या करने की बात भी करेगा तो मैं नहीं समझता कि मुस्लिम दुनिया भी इसको कबूल करेगी, ना पाकिस्तान ना कोई मुल्क इसको कबूल कर सकेगा, जब तक कि फलस्तीन की एक खुद मुख्तार मुकम्मल रियासत ना बने जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुकद्दस हो, तल अवीब हो। उसके बिना मैं नहीं समझता कि ये काबिल अमल है या काबिल कबूल है। और मेरा ख्याल ये है कि ये जो $600 अरब की सरमायाकारी है, आपको अंदाजा है $600 अरब की सरमायाकारी, हम IMF से $1.5 अरब लेने के लिए 3 महीने की, मैं पंजाबी में कहते हैं हम बैठकें लगाते हैं। सो $600 अरब जो है वो किसी भी जगह पर अमेरिका की जो कमजोर मईशत है उसको कितना सहारा देगा। सो मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल मुस्लिम दुनिया के अंदर ये बात अभी रियलाइज नहीं हो पा रही कहीं ना कहीं कि उनकी ही दौलत से अमेरिका और मगरिब की सारी इकोनॉमी खड़ी है, चाहे वो तेल की दौलत हो, चाहे वो गोल्ड की दौलत हो, चाहे वो उनके रिजर्व्स हो। हर हालत में जो है वो अरब अगर कहीं ना कहीं अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करें तो शायद मगरिब से हम बेहतर बार्गेनिंग चिप कर सकें, बेहतर तरीके से सौदेबाजी कर सके। आज दुनिया में मईशतें जो हैं वो लेन देन पे खड़ी हैं। फिर वो हिस्टोरिकली याद कराना पड़ता है कि शाह फैसल ने जिस अंदाज में तेल की दौलत को इस्तेमाल किया पहली अरब इसराइल जंग में, वो दुनिया ने देखा कि उसकी वजह से इसराइल को झुकना पड़ा और उसी वक्त उसको बमबारी बंद करनी पड़ी। जी जी सर, जरा ये बताइएगा कि जो सऊदिया ने इतना जो ट्रेड में इतने सारे मिलिट्री चीज़ें ली हैं, ये जहाज भी हैं, उसमें 300 टैंक हैं, तो चल क्या रहा है? F-35, 300 टैंक, इतने सारे एयरक्राफ्ट, इतने और टैंक्स, 300 टैंक्स, किसी चीज़ का उनको कोई खतरा है,
कुछ फोर्स ही कर रहे हैं। फिर मैं अमेरिका पे भी ज़रा थोड़ा सा हैरान होती हूँ कि जो जंगे तो रोक रहे हैं लेकिन फिर पूरी दुनिया को सप्लाई भी कर रहे हैं वेपन्स, मतलब दर्जनों में, उसमें वो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा टनों में, तो इतना ज़्यादा वेपन्स जो हैं यही सप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जंगे रोकने का भी कह रहे हैं कि भाई हम दे तो रहे हैं आपको सप्लाई, लेकिन जंगे हम रोक भी रहे हैं साथ में। लेकिन सऊदीया का इतना ज़्यादा इनसे परचेज करना सामान, तो ये मिलिट्री ग्रोसरी, ये क्या मतलब है, क्यों, क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या फोर्स ही कर रहे हैं? नादिया, बेसिकली बात ये है कि ये अमेरिका को खुश करने के सिवा इसका कोई मैं नहीं समझता इसका कोई इस्तेमाल है। एक्चुअली जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसने अमेरिका समेत मगरबी दुनिया को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार किया और बड़े सवालात खड़े किए। और सऊदी अरब ने देखा कि जब कतर के ऊपर हमला करता है इसराइल, तो ये कतर के पास ये सारे तैयारे भी थे, ये J-35 भी थे, F-35 और सारा कुछ था, लेकिन जवाबी कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि हमला करने वाला इसराइल यानी अमेरिका का दोस्त था। सो मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये सारा कुछ खरीदने के बाद उसको कोई इसराइल या किसी बड़े ऐसे दुश्मन से बचाया जाएगा। हकीकत ये है, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज दे दूं कि अगले 1 से 2 दिन में या 22 तारीख तक जो सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। फयाज अल रावी उनका गालिबन नाम है, मैं फयाज है, और वो जो हैं वो इसी चीज को पाकिस्तान के साथ एक बार मजीद अपना जो एक्चुअल दिफाई मुआहिदा है उसको मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। जी, और ये जो सऊदी अरब ने खरीदारी की है ये अगले 10 साल के ऊपर मुहित है। इसका मकसद मेरा जाती ख्याल ये है, जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि जिस जो अमेरिका की जो गिरती हुई असले की मईशत है उसको सहारा देना। आपको याद सर लेकिन देखें ना, वही बात है ना कि हम तो इससे पहले ये सफर कर चुके हैं, यानी इन शॉर्ट अगर हम ये कहें, मुख्तसरन अगर हम ये कहें कि हम उसी ब्लॉक में हैं जिस ब्लॉक में हम पहले थे। ये कोई नए ब्लॉक्स इस खित्ते के नहीं बन रहे जिनकी हम सपोर्ट, चाइना हो गया, रशिया हो गया, सुन रहे थे ना कि ईरान हो गया, इस खित्ते को स्ट्रेंथन करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सूरत हाल ये नहीं है। हम यूएस ब्लॉक का हिस्सा हैं, यूएस को स्ट्रेंथन यहां पर करना है हमने, और वो मिलकर सब चीज हो रहा है। सऊदी अरब एक्टिव है इसमें ज्यादा। हाँ जुहैब, पाकिस्तान थोड़ा सा इसमें सेफ खेल रहा है। सऊदी अरब का मजबूरी या सऊदी अरब की बहुत सारे मामला न्योम सिटी के हवाले से या रियाद के हवाले से ऐसे ही हैं कि वो अभी तक बहुत ज्यादा अमेरिका के जेर असर है। पाकिस्तान की जानिब से या तुर्की की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा सऊदी अरब को निकाल कर और बैलेंस लाया जाए कि वो चीन और अमेरिका के साथ एक बराबरी के ताल्लुकात बनाए, लेकिन चूंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत है, आप अगर आप कैलकुलेट करें तो हजारों अरबों डॉलर जो है वो सऊदी अरब की फैमिलीज का, सऊदी अरब की रॉयल्स का, वो अमेरिका में पड़ा है। सो बहुत सारे मामलात होते हैं जिसके हवाले से मैं समझता हूं कि अमेरिका, और अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान के मामलात भी इसी से जुड़े हुए हैं सर। 100% ऐसे ही है। देखिए 100% ऐसे ही है। अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर देखिए ना कि सऊदी अरब उस अंदाज में खुलकर अफगानिस्तान को भी अभी वो जिसको कहते हैं तंबी नहीं कर रहा, और उस अंदाज में नहीं पाकिस्तान के लिए वो उसको स्टॉप टेररिज्म की कॉल दे रहा। उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन अफगानिस्तान तो अपना सबक खुद सीखेगा। जिस तरह इंडिया ने, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपको सुनाता चलूं, परसों इंटरपोल से कहा है कि हमारा दहशतगर्द जो है, जो दिल्ली बम धमाके का एक है, वो अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। सो हमें इंटरपोल के जरिए वो दहशतगर्द लेके दें। एक तरफ से वो अफगानिस्तान से दोस्तियां करता है, अफगानिस्तान को धोखा देता है यदि आप पाकिस्तान पे हमला करो, दूसरी तरफ अफगानिस्तान को इंटरपोल में दहशतगर्द मुल्क करार देता है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के लिए आई ओपनर है। नहीं, ये वैसी बातें बनाते हैं, ऐसे कोई जो है ना शोशा छोड़ देते हैं दिखाने के लिए कि हम भी तो विक्टिम हैं, हमारी इनसे दोस्ती कैसे हो सकती है। अच्छा सर, एक बड़ी खास और डेवलपमेंट है कि जहां बहुत सारे लोग सऊदीया से डिपोर्ट होके आ रहे हैं, अपने मुल्कों में जा रहे हैं, वहां एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, यू नो, कि अगर आपका यूएस का वीज़ा लगा हो और आप सऊदीया जाते हैं, आपको वहां ऑन अराइवल 1 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो पॉलिसी है यूएस वीजा या यूरोपियन वीजा के हवाले से, ये सऊदी अरब ने दुबई को कॉपी किया है। दुबई ने, यूएई ने ये पॉलिसी सबसे पहले अडॉप्ट की। सो एक्चुअली टूरिज्म डेवलपमेंट के नाम के ऊपर ये सऊदी अरब की एक ऐसी पॉलिसी है जो कि अगेन वो जो मोहम्मद बिन सलमान का एक खास विजन है कि जी वो दुबई की तरह सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, टूरिस्ट
कंट्री बनाना चाहते हैं, सियाहत और मईशत के लिए करना चाहते हैं, तो इसको मैं कोई इतना नेगेटिव नहीं लेता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो अच्छी ही बात है, ये तो अच्छी ही बात है, आराम हो जाए। लेकिन सर प्लीज अभी हमने बात करनी है ना किसी दिन यूएई का जो वीजा पॉलिसी है पाकिस्तानियों को लेके और सारी फैमिलीज को लेके, डिप्लोमेट तो नहीं है ना, हम तो आम लोग हैं, तो ये जो टूरिस्ट वीजा के साथ ज्यादती हो रही है और उसकी वजह से एजेंट्स जो हैं ये 2-2, 2.5 लाख इस वक्त चार्ज कर रहे हैं, मतलब फॉर टूरिस्ट वीजा, फॉर फैमिली वीजा, ये सर यहाँ काम होने की जरूरत है, यहाँ जो है ना इसको सुधारने की जरूरत है कि ऐसा क्या हो गया। आप सख्त करें पॉलिसीज, आप और बैंक स्टेटमेंट्स, खर्चे चीजें, लेकिन ये क्या आप बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं, ये क्यों? ये पाकिस्तानियों के साथ ये हमारे फॉरेन ऑफिस की कमजोरी है। ये हमारे फॉरेन ऑफिस को इस पे बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। हमारे यूएई से इतने अच्छे ताल्लुकात थे, इसकी वजह सोचनी होगी। हम पाकिस्तानियों ने भी वहां कुछ गलतियां की हैं, वो पंजाबी में हमने गंद किया है, नहीं, लेकिन हमसे ज्यादा भारतीयों ने किया सर, जितना वो पैसा स्कैम करके भागे हैं ना रातों रात, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे स्टोर्स हो, भागे हैं वो। बिल्कुल ऐसे भारतीय, बांग्लादेशी, नेपाली, जी बिल्कुल। तो वाई विद पाकिस्तान सर, इस पर बात करनी है मैंने, बड़ी ये अजीब बात है, ये अच्छी बात नहीं। मैं आपसे पूरा एग्री करता हूं, लेकिन बिकॉज ऑफ अवर वीक फॉरेन पॉलिसी एंड फॉरेन स्ट्रेटेजी, हमारा वजारत खारजा को इस पे काम करना होगा, बहुत जरूरी है। और सच बताऊं तो इंग्लैंड का वीजा आसान हुआ है। मेरे दोस्त यार आते हैं यार, इंग्लैंड का वीजा लेना आसान है, विजिट वीजा, और दुबई का वीजा लेना मुश्किल हुआ। ये बहुत गलत है, तो वो भी मुश्किल हो सकते थे ये बात। अच्छा नहीं सर, एक बार फिर दोबारा इसी इशू पर आते हैं। ये जो गाजा में इस वक्त मामला हो रहा है, लबनान पर अटैक कर दिया इसराइल ने और वहां 15 लोग मार दिए, जबकि वो कैंप ही था, वो ग्राउंड था जहां पर पनाह गुज़ीर थे। लाखों लोगों की इमदाद रोकी हुई है। तो सर इतनी एक्टिविटी हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप के पास बैठे हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, कभी डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, कभी ये सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये कोई देख नहीं रहा, या इस पर कोई बात नहीं हो रही कि वॉर फुटिंग्स में ये तो बंद कराएं या इमदाद तो खुलवाएं? देखिए कल जो करारदाद अक़वाम सलामती कौंसिल में पेश हुई, उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि हमास का और फलस्तीनी जो हुकूमत है या लोग हैं, उनका रद्द-ए-अमल सबसे बड़ा यही था कि क्या अभी तक सीज फायर हुआ है? नहीं हुआ। खान यूनिस, राम अल्लाह, मगरबी किनारा, गजा पर बमबारी जारी है। कैसा सीज फायर है जिसमें इसराइली जहां जाते हैं बमबारी कर देते हैं। दूसरी बात ये कि अभी प्रोग्राम के इंट्रो में आपने एक बात कही और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, समझनी होगी कि वो जो स्टेबलाइजेशन फोर्स ला रहे हैं उसके पास इख्तियार क्या होगा? उसके पास इख्तियार अभी तक ये बताया गया जी कि वो हमास से कहेगी कि आप असला छोड़ दें, असला हमारे पास जमा करा दें, अपने असला खाना बंद कर दें। तो भाई वो इसराइल के साथ क्या करेंगे? क्या इसराइल हमला करेगा तो ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये उनसे लड़ेगी या बंकर में छुप जाएगी जाके? बुनियादी तौर के ऊपर अभी जब तक इसराइल की हटदर्मी वहीं पर है, जब तक इसराइल नेतन्याहू की जुनूनियत वहीं पर है, मैं नहीं समझता कि कोई भी मुस्तकिल अमन। बहुत कंफ्यूजन है सर, बहुत कंफ्यूजन। बहुत शुक्रिया आपने, बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल, लेकिन सब यानी अगर वैसे आप देखें ना कि थोड़ा सा अगर आप स्टूडेंट के तौर पे कि भाई रीड करें कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है माइंड, लेकिन नहीं समझ रहा। हम सब जो है ना दिल से जानते थे कि ये धोखेबाज कौम है, इन्होंने कभी जो है ना सही कोई किसी ऑनर करना ही नहीं है, इजराइलियों ने करेंगे ही नहीं ऑनर किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी पीस एग्रीमेंट को। दिखाएंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ये तो मैं दिल से पता था ये नहीं होना। और जो ये हो रहा है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये तो आप सही कह रही है कि ये जो हो रहा है ना, ये मुआहदे और ये सारी चीजें और फर्स्ट फेज हमें पता था, और ये वही हो रहा है जो हम जानते थे कि होगा। बहुत बुरा हो रहा है और हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेज हैं ऊपर भी और यहाँ भी दुनिया में। एक ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। देखते रहिए राज शायद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपको इतनी पसूड़ियाँ, इतने मसले पड़े हुए होते हैं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वो सामने होती हैं, लेकिन आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे होते हैं क्योंकि और मसले इतने ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, तो जो हम तवज्जो इस वक्त नहीं दे रहे हैं ना ज़ोहेब, मुझे लगता है वो हमारा क्लाइमेट, अभी जब फ्लड्स वगैरह थे हम इतनी बातें कर रहे थे, स्मॉग के जब ज़्यादा लेवल्स हो गए थे तो हमने कितनी बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट ये वो, फिर उसके बाद हम ग्रीन बेल्ट्स की हम बातें कर रहे थे, हम पानी की कमी की बात कर रहे थे, हम अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे थे। लेकिन वो सही कह रही हैं आप,
वक्त के साथ फिर रिलैक्स हो जाते हैं। नहीं, टेंस रहे। लेकिन टेंस रहे आप, और वो रहने की वजह भी है। 2050 तो बहुत आगे की बात, खैर बताइए, जो अमरीकी माहिरीन ने बात की है, ये अभी से हम असरात देख रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि 2050 तक सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी, और 2025 में जो हमें फ्लड्स वगैरह का सामना करना पड़ा है, तो इसमें ही हमें 822 अरब रुपए का से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये फ्लड्स भी हैं, ड्राउट भी है, इसके साथ साथ बारिशें भी ज्यादा हैं, यानी एक अजीब ही सा मौसम होगा। ऐसा नहीं है कि फ्लड्स आते रहेंगे तो फ्लड्स की तैयारी करनी है आपने, ड्राउट भी आ जाएगा, उससे भी आपने करना, हीट वेव भी आ जाएगी, सख्त सर्दी भी हो जाएगी। तो ये सारे मामला चलेंगे, तो हमें क्लाइमेट गवर्नेंस करनी है और हमें सोशल प्रोटेक्शन करनी है। अब ये कैसे होगा, और सोशो इकोनॉमिक हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बदलने की कैसे जरूरत है, किस तरीके से। पहले तुम सीरियस हो जाओ, मैं बताऊं, हमारी आंटी इतनी मजे की बात कर रही हैं, कह रही हैं ये कि खबर देखो कि 15 साल बाद ये हो जाएगा, ये तूफान, जलजिले, ये वो कह रही है। चलो शुक्र है हम तो उस वक्त तक होंगे ही नहीं। मैंने कहा आंटी आपको कैसे पता? आंटी क्या हो गई उस वक्त तक तो फिर क्या होगा? मतलब कुछ भी हो सकता है, जिंदगी मौत का तो नहीं हमें पता। फिर आपका क्या प्लान है? खामोश, ज्यादा बातें ना किया करो मेरे से। मैंने कहा नहीं, मतलब कंफर्म तो नहीं है ना, तो आप क्यों कि समझ रही हैं कि आप नहीं 15 साल में होंगी? अगर हुई फिर तो आपको भी फेस करना कोई तो आपका प्यारा होगा, परेशान हो गई। अच्छा, फिर आप थोड़ी, आपका कोई तो प्यारा होगा कि हाँ, अगर मैं जिंदा रही तो फिर तो मुझे भी ये फेस करना पड़ेगा। तो ये कोई जबरदस्त कोई आपका एस्केप नहीं है कि उस वक्त तक जिंदा ही नहीं होंगे, तो ये ऐसा ना करें। बिल्कुल, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे। अच्छा, डॉक्टर ज़ैनब नईम ने ज्वाइन किया है, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं। अब इनसे ही पूछते हैं, जानते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ये स्टेटमेंट्स ही दिए जा रहे हैं, हम बयानात दिए जा रहे हैं, बयानात से हमने कुछ नहीं करना, हमने अमली तौर पर इक़दाम करने हैं। तो कितनी सिवियर है सूरत हाल, जरा पहले बताइए। देखें, इसकी सिवेरिटी का अंदाजा ये है कि आपको 2050 तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले साल ही में आपका फ्लड प्रिडिक्टेड है ऑलरेडी, और हीट वेव भी प्रिडिक्टेड है, और जब सैलाब आए थे तो स्मॉग भी प्रिडिक्टेड थी। तो ये अब 2050 तक की बात नहीं है, ये बाहर आने वाला साल जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो आफात हैं वो हमें अफेक्ट करती रहेंगी। क्योंकि हम लोग ऐसे खित्ते में मौजूद हैं जो इस वक्त दुनिया का मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल खित्ता कहलाया जा रहा है। तमाम एक्सपर्ट्स, दुनिया के साइंसदान, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, सब इस खित्ते को मोस्ट वल्नरेबल खित्ता कहते हैं। यहाँ पे जो आपके पहाड़ों पे ग्लेशियर्स हैं वो 300% तेजी के साथ पिघलना शुरू हो गए हैं अचानक। तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए। फिर वाटर स्टोरेज का आपके पास कोई खास निजाम नहीं है, वो पानी जाया भी होता है और इतना ज्यादा आ जाता है कि हमसे मैनेज भी नहीं होता। और फिर गर्मी भी शदीद होती है कि 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर तजावुज कर जाता है, और नमी की वजह से हीट स्ट्रोक कॉमन हो जाते हैं। फिर आपकी जो शहरी आबादी है वो अब इस काबिल नहीं रहा इंफ्रास्ट्रक्चर कि वहां पे लोग बगैर एसी के सरवाइव कर सके। तो आप सोचें कि पेरी अर्बन एरियाज में लोगों का सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा। उसके फिर हेल्थ इम्पैक्ट्स अलग होते हैं, बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। तो ये सबसे ज्यादा हम लोग ही इससे अफेक्ट होने वाले। जी, तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या अब ये इरिवर्सिबल है, या अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम चीज़ों में कुछ, हम अपने लाइफस्टाइल और कुछ चेंजेस लेके आए? वो क्या चेंजेस होंगे और क्या उससे फिर कितनी बेहतरी आ सकती है? देखिए, इस वक्त COP30 हो रही है, दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट चेंज समिट इसको कहते हैं। और इस पे एक सबसे बड़ा जो मसला ज़ेरे बहस है वो ये है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने क्लाइमेट चेंज कॉज किया, और तरक्की पजीर ममालिक जो उसको भुगत रहे हैं उसके असरात। तरक्की पजीर ममालिक कह रहे हैं कि आप हमसे फाइनेंस कमिट करते हो लेकिन पैसा हमें देते ही नहीं हो, पैसा हम तक पहुंचता ही नहीं है, हमारे किसान तक पैसा पहुंचता नहीं है, आप हमें कर्जों में डुबोते जा रहे हो, ग्रांट्स हमें दे नहीं रहे, तो हम कैसे क्लाइमेट चेंज को फाइट करें? हमारी तो इतनी वो कुव्वत ही नहीं है, हमारे वसाइल ही नहीं है। अभी पाकिस्तान में एक सैलाब आते तो हम 30 साल पहले वाली डेवलपमेंट में चले जाते हैं, तो डेवलपमेंट क्या हम खाक करेंगे? तो इशू ये है कि आपका डेवलप कंट्रीज जो हैं, ग्लोबल नॉर्थ उसको हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में भी, कि वो अमीर ममालिक है, वो उस बात पर आते ही नहीं कि वो हमें पैसा दें इस चीज पे, वो इसको सीरियस लेते ही नहीं। वो कहते हैं कि हम आपको कर्जे देते जाएं, कर्जा आप भरते जाएं और क्लाइमेट चेंज लेकिन खुद भी तो कुछ करना है ना, खुद भी तो कुछ करना है ना। बहुत से ऐसे छोटे ममालिक हैं, अभी इसको हम क्या रिवर्स कर सकते हैं, या इतना डैमेज हो चुका है कि अब ये रिवर्सिबल है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हम खड़े हैं? देखिए, साइंटिफिकली ना हमें कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कहाँ कितना, किस हद तक हम खुद कर सकते हैं और किस हद तक हम खुद नहीं कर सकते। ठीक है, पाकिस्तान ने इस इशू को सीरियस लेना शुरू किया है,
चंद साल पहले। उससे पहले हमें पता था क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बट हमारा उतना ध्यान नहीं था, हमने अपनी डेवलपमेंट को क्लाइमेट चेंज के साथ अलाइन नहीं किया, इसलिए हम ज्यादा भुगत रहे हैं। लेकिन एक इम्पैक्ट वो भी है जो ग्लोबली दूसरे ममालिक की वजह से हम सफर कर रहे हैं, तो उस पर हमारा राइट टू डिमांड क्लाइमेट फाइनेंस ये एग्जिस्ट करता है और हमें करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जहां तक एट होम क्लाइमेट गवर्नेंस की बात है, बिल्कुल आप इसको बड़े लेवल पे तो रिवर्स नहीं कर सकते, ये इम्पैक्ट तो आपको सफर करना है। हाँ, लेकिन आप अपनी रिजिलियंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कैपेसिटी टू कोप विद डिजास्टर्स आप बढ़ा सकते हैं, या अडेप्टेशन बढ़ा सकते हैं, जिससे कम से कम आपके जो इतनी तबाही होती है उसको किसी हद तक लिमिट किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज ये को आप देखिए, रोक नहीं सकते। बिल्कुल लेकिन रोक नहीं सकते, लेकिन ये कि ये हुकूमती सतह पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जना, आपने वक्त दिया। डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। डैमेज को हम तब करेंगे जब हुकूमती सतह पर ये इकदाम की। आपकी एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री क्या कर रही है मुझे बताएं, आपकी सनत और तिजारत की मिनिस्ट्री क्या कर रही है मुझे बताएं, आपका रोड्स का डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ठीक है, व्हीकल्स कैसी कैसी चल रही हैं, आप देखें जो हम खुद भी कर सकते हैं। सारे स्कूलों को लगाओ कि भाई आपके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे अगर बच्चों ने दरख्त ना लगाए, सख्ती कराएं, क्योंकि जो सबसे बड़ी फोर्स है ना हमारे स्कूल कॉलेजेस में, और बच्चे बड़े शौक से ये काम करेंगे। हर स्कूल के ऊपर मैंडेटरी लगाएं कि इतने हजार तुम लोगों ने दरख्त लगाने हैं। ग्रीन बेल्ट आपकी नहीं है, आप वर्टिकल आपकी इमारतें बनती जा रही हैं, मास्टर प्लान आपके नहीं है शहरों के, आप देखें ना खर्चे पे है। हाँ, इतने पैसे हुकूमत को मैं कहती हूँ 0 रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, आप स्कूलों पे लगाएं। स्कूल से क्या तुम्हारी जिम्मेदारी है, इतने तुम लोग लगाओगे लाखों तरह। तो ये कि ये आर्गुमेंट अच्छा, ये आर्गुमेंट सही है, वैलिड है बिल्कुल कि हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें, और हमें पैसे दें, हमें पैसे दें, हमें पैसे दें। अगर नहीं दे रहे वो पैसे से सपोज, तो आप क्या करेंगे? और इन्फोर्स की जाए कुछ चीजें, जिम्मेदारियां हैं जो हमारी बहुत इंडस्ट्रीज पे कहा जा सकता है, भाई तुम लोग इतनी कार्बन एमिशन करते हो, चीजें करते हो, लगाओ इतने तरफ। अभी आप देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज आपके जो घर है जहां पर जो लोग रहते हैं रिहायशी इलाके, उसमें कितनी इंडस्ट्रीज आप मुझे बताएं, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज, वो नहीं हटा पा रहे। डैम्स चाहिए हमें, डैम हम डैम्स क्यों नहीं बना रहे हैं, ये सवाल जो है सारे सवाल आते हैं exactly। लेकिन बहुत सारी चीजें हम खुद भी फिक्स कर सकते हैं विदाउट लोन्स, बिल्कुल ऐसे ऑन आवर ओन। बिल्कुल। एक ब्रेक हम ले अगर करना चाहें, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, कहीं जाएगा, वरना भुगतना सबको पड़ेगा। बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइज एंड शाइन में हम आपको अभी पहले से वार्न कर रहे हैं, फिर ना कहेगा कि आपने नहीं बताया कि जो बच्चों के लिए आपने सोना वोना जमा किया है, अब वो टाइम आ गया है सोने का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, शादियों के लिए नहीं, चीनी लेने के लिए। हाँ, तो ये चीनी की कीमतें, जी हाँ जी। अब अशरफियाँ और इसमें क्या हीरे जवाहरात में डीलिंग होगी सोने की, तो नहीं तो फिर क्या है, वो सोना देके वो चीनी खा रहे होंगे तो खा लेंगे, कैसा लगेगा कि यानी मैं ये खा रहा हूँ। बचपन में तो मुझे देखते थे अशरफियाँ निकल रही है, अब अशरफियों में आपको ना 1 किलो चीनी मिलेगी, तो आप रेडी रहें, फिर ना क्या नाम ने नहीं बताया भाई। चीनी की कीमतें ये इसलिए कह रही है कि चीनी की कीमतें बढ़ती जा रही है, 220 210 हो गई है रिटेल में चीनी की प्राइसेस, जबकि होलसेल 185 पहुंच चुकी है। कराची में तो यही हाल है। अब लाहौर में क्या सूरत है, लाहौर में भी चीनी के रेट बढ़ रहे हैं या नहीं, आटे के तो मैंने आपको बता दिया कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हम जरा दोनों से मुतालिक जान लेते हैं। सबना कमाल ने हमें ज्वाइन किया लाहौर से। सबना गुड मॉर्निंग, मुझे बताएं कि क्या चीनी के रेट लाहौर में भी ऐसे ही हैं 220 230 में या फिर नीचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ज़ुहैब, ऐसा ही है जैसे सोने की कीमतें जो है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, वैसे ही चीनी भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर है। सरकारी रेट इस वक्त चीनी का 179 है, लेकिन दुकानदार मुख्तलिफ रेट में फ़रोख्त करे क्योंकि मुतअद्दिद दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है, और जहां पर मिल रही है चीनी वहां पर 220 230 रेट पर शहरियों को मिल रहा है। और इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ दुकानों पर 2 तरह की चीनी मिल रही है। एक पाउडर चीनी है जो कि जिसकी क्वालिटी बिल्कुल ही गैर में आ रही है, और दूसरी नॉर्मल जो कि हम चाय में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी कीमतें जो है वो भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। और मुतअद्दिद दुकानें ऐसी है कि जहाँ पर अगर चीनी हुकूमती रेट के मुताबिक भी मिलता है तो दुकानदारों की ये डिमांड होती है कि साथ दीगर चीज़ें भी खरीदे तभी आपको चीनी मिलेगी। नहीं करें, वहाँ पे ये सूरत हाल है, हाँ, दीगर चीजें भी साथ खरीदे, बंडल ऑफ मतलब ये बंडल में
गली मोहल्ले की दुकानों पर ज़्यादातर ये सूरत हाल है। बड़े बड़े जनरल स्टोर में तो अगरचे आपको हुकूमती रेट पर मिल जाए, लेकिन जो गली मोहल्ले की दुकानें हैं वहाँ पर रेट जो है वो आसमानों से बातें कर रही है। और साथ आपको कहा जाता है कि आप ये राशन खरीदें तो साथ ही आपको जो है वो चीनी, आपको 1 किलो चीनी मिल जाएगी। शहरियों से हमारी बात है, उनकी काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से शिकायत है, तो हम शहरियों से ही बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा, चीनी, आपको चीनी मिली है और क्या ऐसा ही है कि राशन भी साथ आप खरीदेंगे तो चीनी मिलेगी? पहले मैडम ऐसा नहीं होता था कि चीनी मिलती ही नहीं थी। अब ये है कि चीनी मिलती है, लेकिन मोहल्लों में रेट उनके अपने अपने हैं। 210 220 में चीनी वो बेच रहे हैं, ठीक है। कोई एक आधी अगर गवर्नमेंट की कोई है कि उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर 179 रुपये चीनी, रात को मैं 179 रुपये लेके आया हूँ, ठीक है। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आप साथ राशन लें और फिर आप उसके साथ आप चीनी ले सकते हैं। ये आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाता है? आप चीनी का बजट तय करके आए और साथ आपको कह रहे हैं कि राशन भी खरीदो। जब 4-5 हज़ार रुपये का जाके राशन लूँ तो फिर उसके बाद 1-2 किलो चीनी देंगे, तो ये तो हमारे लिए मुश्किल है ना। और चीनी की क्वालिटी कैसी है? मैडम पाउडर है, बिल्कुल नकार है, कोई उसकी समझ नहीं है, लेकिन क्या करें। अब इन्होंने निकाली है तो फिर देनी तो है ही, लेनी है ना। अब चीनी तो वैसे भी अब सेहत के लिए मैं शहरियों को यही कहूंगी कि अब चीनी ना ही खरीदे तो बेहतर होगा, क्योंकि चीनी के जो रेट है वो आसमानों से बातें कर रही है और जो इंतजामिया है वो भी हमें कहीं नहीं नजर आ रही। हुकूमत तो वादे दावे कर रही है कि चीनी मार्केटों में मिल रही है, हुकूमती रेट मिल रही है, लेकिन बड़ी आपने हैरान कौन सी ये बात बताई है। नहीं लेनी पाउडर चीनी, नहीं लेनी, उसमें तो नाखून, दांत कुछ भी मिक्स कर दें, कोई भी व्हाइट चीज हमें कोई क्या भी पता पाउडर चलेगा मिक्स। भाई। बहुत शुक्रिया सर, ना आपने तो वक्त दिया। लेनी ही नहीं, आप समझाना कुछ गलत चीज बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे बताइए ये क्या हो रहा है? इसका इंतजामिया नोटिस लिया है कि गली मोहल्लों की दुकानों में हो रहा है कि पहले आप यानी दाल भी खरीदें, पर 3-4 हज़ार का सामान खरीदें तो 2 किलो 1 किलो चीनी मिलेगी। चीनी पे कैप लगा दिया आपने, चीनी खत्म हो गई घर में तो दाल भी और ले आऊं मैं, ये पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल चीनी छोड़ दें, चीनी की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी सिर्फ ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी का एक मस्ट बन गया, जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। जीना सीखें चीनी के बगैर, चीनी के बगैर, जैगरी के साथ, जैगरी के साथ हो सकता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चीनी की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, आज छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है सच। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जो हैं, मैं ड्रामे में देखती हूँ, होता क्या है कि जितने गरीब, इतना बुरा वक्त, मियाँ नशा कर रहा है, बच्चों के पास कुछ खाने को नहीं, पीने को नहीं, बेगम लेने जा रही है, चीनी दे दें। घर में फाके हो रहे हैं, आप चीनी लेने जा रहे हैं भाई। तो थोड़ी सी चीनी, अब नादिया इतना भी ना करें आप। थोड़ी सी चीनी से चाय अच्छी बन जाती है, थोड़ा मिठास आ जाती है जब घर में फाके वो भी ना करें। आप आटा दाल समझ में आता है, थोड़ा सा तेल भी, चलो थोड़ा चीनी भी, थोड़ी सी चीनी। लेकिन चीनी जो है ना, उसके बगैर जो है ना घर चल सकता है। मैं तब बात कर रही हूँ जब बिल्कुल ही हालात खराब हो, तो आप ड्रामों में दिखा रहे हैं उसमें चीनी जरूर होती है। चीनी क्यों होगी भाई? चीनी ही तो एक मजदूर जाता है, मजदूरी पे निकलता है सुबह, वो पापे से रस के साथ वो चीनी वाली चाय थोड़ी सी वो खा लेता है, उसका नाश्ता हो जाता है। चीनी के पैसों से ना आप पापा ले लें, पापा मतलब खाने पापा वाला रस्क हो गया, पापा ही कहते हैं ना हम, चाय पापे नहीं होते, चाय पापे खाते हैं। तो वो जो खाने वाला पापा है वो आप ले लीजिए, आप रस ले लें, आप कुछ खाने की चीज उस पैसों में ले लें, चीनी छोड़ दें। चाय फीकी ही अच्छी लगती है। चले भाई ठीक है, कोशिश कर लें, लेकिन खैर ज्यादती है ये। चीनी की कीमतें कम होनी चाहिए, हाँ कम इस्तेमाल करें आप, लेकिन जब महंगी हो तो से नो टू चीनी, तभी जो है ना इसकी प्राइसेस ठीक आएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, T20 सीरीज, दुकानदारों को कहें, आप कह रहे हैं ये सामान लेके चीनी मिलेगी, अरे मैं चीनी चाहिए ही नहीं, देखिए कैसे सीधे होंगे। चले T20, अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। ट्रांजिशन सीरीज का आगाज हो गया, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच हुआ और पाकिस्तान वो जीत गया मैच 148 रन। कोई खास टारगेट नहीं था, T20 में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल करने के बाद वो टारगेट अचीव किया। बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप हो गए, आपके कप्तान सलमान अली आगा वो भी फ्लॉप हो गए। हाँ, एक बार फिर हो गए ज़ाहिर है वो, और सलमान अली आगा भी T20 में ख़राब परफॉर्म किया उन्होंने, कैप्टन है आपके। तो ये कि डाउन द ऑर्डर आके फ़खर जमान ने और उस्मान खान ने फिर कुछ टीम को लेके बचाया बिल्कुल, और टारगेट चेज हुआ। तो हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एनालिस्ट नुमान नियाज ने ज्वाइन किया है। नुमान भाई जी नुमान भाई सब लोग आ गए, रूथलेस नुमान भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, इससे पहले कि आप मुझे क्रिकेट एक्सपर्ट बनाए, एनालिस्ट, मैं जरा अपनी एंडोक्रिनोलॉजी वाली जो है ना टोपी, वो घुमा के आपको ये बताऊं कि जितनी के टबैको कंजम्पशन ह्यूमन लाइफ के लिए ख़राब है, पॉइजनस है, डेंजरस है,
उतनी ये हाइड्रोकार्बन्स और शुगर्स जो है वो इतनी ही डेंजरस हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। और मॉडर्न डायबिटीज की डेफिनेशन चेंज होने जा रही है। अब वो फास्टिंग शुगर और रैंडम हाई और HbA1c पे नहीं बात होती, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात होती है, अब डायबिसिटी पे बात होती है कि अगर आपका BMI जो है वो 27.5 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हो, 30 से ज्यादा तो आप समझिए आप डायबिटिक हैं। अब ये नई टर्म है डायबिसिटी, और अब इसको कहते हैं मुझे देख रही है मेटाबॉलिक किडनी डिजीज। आपने जो साइंटिफिकली जो आपने बताया ना, मुझे अब देख रही है नादिया, कि देखा मैंने कहती थी साहब हैं ये सिर्फ नहीं मान रहे थे। नेचुरल शुगर्स अलाउड होनी चाहिए, बाकी सारे स्वीट्स को डिस्करेज करके बंद कर देना चाहिए। हाँ, और हम लोग वैसे ही साउथ वेस्ट एशियंस 92% को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है। तो ये बाबर क्या चीनी खा रहे हैं क्या, जिसकी वजह से थोड़ा थैंक यू नुमान भाई, बहुत शुक्रिया आपने। और हम 35% हम पे मोटापा है और 5.4% हमारी जो एडोलेसेंट्स और बच्चे हैं वो आगे चल के मोटे होंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन नुमान भाई मुझे लग रहा है कि हमारे लड़कों में ना शुगर की कमी है, इनकी शुगर लेवल लो है। जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही होती है, मुझे लग रहा है इनकी शुगर कम है, इनको देनी चाहिए। कितना शुगर खा के भागते हैं बच्चे, हैं शुगर खाने से भागते हैं। हमारे सेलेक्टर्स में अकल की कमी है। एनीवेज, तीसरी मिल नहीं रही कहीं। आज है मेरी बर्थडे। अरे हैप्पी टू यू नुमान भाई। ये हैप्पी टू यू जरा कर दे भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब यार ऑन ए वेरी सीरियस नोट, कल जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैंने परफॉर्मेंस देखी है विद अपना ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 ओनली अबाउट 100 days अहेड नाउ, ये टीम अपनी टांगों में 9वीं 10वीं नंबर की टीमों के खिलाफ ही खड़ी हो सकती है पाकिस्तान की। और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबा के इन्होंने इसका शराज़ी बिखेर दिया। T20 टीम की बात करो, एक तो सलमान अली आगा 2.5 किलोमीटर दूर है T20 टीम से। अब कल हुआ क्या है आपको मैं अगर हम उसमें देखें, जिम्बाब्वे तो जिस तरह आप जीते हो, वो तो एक कैच ड्रॉप हो गया नवाज का डीप मिड विकेट पे, तो आपको 2 मिल गई, फिर वेस्ट आए नो बॉल में 2 मिल गया, और उसके बाद एक मिसफील्ड का चौका उस्मान को मिल गया। अदरवाइज अब जिम्बाब्वे से भी ये मैच हार गए हुए थे। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपका साहबजादा फरहान ओपन करता है, बाउंड्रीज बहुत अच्छी लगाता है, छक्के चौके, बट उसका स्ट्राइक रेट नहीं होता क्योंकि वो मैक्सिमम डॉट बॉल्स खेलता है और 49.3% डॉट बॉल रेशियो है उसका। साइम अयूब इज द ओनली इंटरनेशनल मॉडर्न प्लेयर जो कि ठीक है थोड़ा इनकंसिस्टेंट इम्पैचुअस आपको नजर आता है, लेकिन वो है, उसमें सारा पोटेंशियल है एंड ही शुड बी अराउंड एंड ही शुड बी देयर। बाबर आजम रिगार्डलेस का फिर वो इन स्विंगर पे आउट हो गया बगैर रन किए, निकाला गलत था रिजवान को और बाबर को, अब बाबर को लाया अब गलत थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक सिमेट्रिकल सी चीज बन जाती है क्योंकि बाबर भी पावर हिटर नहीं है। चौथे पे सलमान अली आगा का आना मीन तबाही, क्योंकि फखर जमान T20 क्रिकेट में ना एज एन ओपनर ना नंबर 2 या 3, उसका 150 का स्ट्राइक रेट है नंबर 4 पे और मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस उसकी नंबर 4 पे। आगा को अकोमोडेट करने के लिए आपने फखर को कल 5 पे कर दिया। अब आते हैं, कल उस्मान ने मैच विनिंग इनिंग्स खेली है, बहुत अच्छा खेला जो 28 गेंदों पे 37 किया, लेकिन उस्मान टॉप टीम्स के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोज हो चुका है, उसकी टेक्निक और मेथड जो है वो नहीं कामयाब हो पाएगा। मोहम्मद नवाज की बैटिंग, हालांकि प्योर बैट्समैन, वो बैटिंग ऑलराउंडर है और वो एक वाहिद बंदा लगता है जो इसकी गेम अवेयरनेस भी है, जो सिचुएशनली बहुत अच्छा खेल रहा है। अगेन आपने सिलेक्शन गलत की थी जब लेके आए थे, बट ही इज योर बेस्ट प्लेयर फॉर द लास्ट ईयर और सो, उसको ऊपर अपॉर्चुनिटी दें। इसी तरह फहीम अशरफ को ज़ाया किया हुआ है, इब्रार को रखते हैं निकाल देते हैं, शदाब को लाने के चक्कर में आपने आगा को कप्तान बनाया। और यार शदाब डिजर्व करता है T20 क्रिकेट में आना, इस टीम में आना हैंड्स डाउन, लेकिन आप कप्तानी के चक्कर में टीम का तो तबाही ना टीम की निकाले ना। इसमें शहीन शाह अफरीदी आराम से कप्तान T20 का बनता था, सलमान अली आगा को आप बेशक वनडे का कप्तान बना देते। तो ये आपकी जो फ्रेमवर्क है, ये लड़के इनकी वो क्वालिटी नहीं है। अब कल हुआ क्या है कि शुरू में पिच बहुत अच्छा खेली, जब उसमें शीन था तो इवन जिम्बाब्वे ने 72 कर दिया था 8 ओवर्स। बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि वो लो रैंक टीम है, उनका स्लाइटली
कलैप्स हुआ और वो 125 पे 7 थे, वो तो सिकंदर रजा एक वो है, वो इनको आगे ले गया। एंड देन आपके क्या हालात थे, आप पावर प्ले में 31 पे 3 थे, जो बातें करते थे इंटेंट की और पावर हिटिंग की, इसलिए हमने निकाल दिया रिजवान को और बाबर को। ये वो टीम है जिसमें स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ही नहीं है। तो आप अब वो आपने गोलकीपर रखे हुए हैं, आपने वो रखे हुए हैं, स्टॉपर रखे हुए हैं। तो यानी ये है कि उस्मान खान तो फिर उस्मान खान की तो जगह ही नहीं बन रही ना। साहबजादा फरहान भी कीपिंग करता है वैसे तो, अगर रिजवान नहीं भी खेलता तो साहबजादा फरहान लेकिन साहिबजादा इज नॉट अ विकेट कीपर। उसने 8 या 9 मैचों में अपने पूरे करियर में कीपिंग की है। तो ये भी तो स्टॉप गैप ही लगता है मुझे। उस्मान खान भी कोई स्टॉप गैप सही अरेंजमेंट है। एब्सोल्युटली, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अब होगा क्या, आप जब थोड़ा प्रेशर में आएंगे, एक तो आपको इंट्रैक्टेबिलिटी से हटना चाहिए, आगा को ड्रॉप करना चाहिए, और आप जिसको भी आपने कप्तान बनाना है बनाए, ताकि टीम का बैलेंस तो वापस आए। बट अब होगा क्या, जब आपके थोड़े से और दिन गुजरेंगे, अब थोड़े और प्रेशर में आएंगे। ये आप सोच लें कि कल 12वें नंबर की टीम के साथ आपका ये हाल था। श्रीलंका भी आपसे नीचे है रैंकिंग में, और आप स्टैट्स देख के और कह देते हैं वाह 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 हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। या आप तो वो है जो सेलिब्रेट कर रहे थे तो हांगकांग 6 जीतने के बाद, जब बाबे खेलते हमारे जैसे। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट डिसीजन लेके, अगर अब रिजवान को भी वापस ले आए स्पोर्ट्स T20 में, तो इसका मतलब है कि 2 साल आपने जाया कर दिए एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। अब एक लड़का है जो कि दरवाजे पे नॉक नहीं कर रहा, वो दरवाजा तोड़ चुका हुआ है। ही शुड वॉक इन ब्लाइंडली, दैट इज मां सदाकत। टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। सो आपको अब ये रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर की जो एक सिमेट्रिकल ठक्का लगाने वाले पावर प्ले में 30-35 रन से ज्यादा करने वाले जो प्लेयर्स हैं, यू हैव टू चेंज देयर ऑर्डर। तो इसका मतलब है कि साहबजादा फरहान भी आउट, उस्मान भी आउट हो गए, सलमान अली आगा भी आउट हो गए, ये 3 आउट हो गए। नहीं, साहबजादा को हिटें बहुत अच्छी मारता है, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे जाए और रन्स चलाता रहे। वो क्या करता है, वो 2 छक्के मार देगा और फिर 18 गेंदें डॉट खेल लेगा। सो अगर आपने बाबर को नंबर 3 पे रखना है, देन यू कांट अफोर्ड जिस तरह। लेकिन नुमान भाई, फिर वो मां सदाकत आप कह रहे हैं ना, अगर वो ओपनर आ जाता है साइम के साथ, तो फिर कहाँ जाएगा साइम के साथ? फिर आपको इम्पीटस मिल जाता है और फिर आप बाबर पे चांस ले सकते हैं। बट अंदर देखें, बात सुने, मैं हैरान होता हूँ यार, मैं अपनी एज रिवील नहीं करना चाह रहा था। मैंने पाकिस्तान के सारे ग्रेड्स को ग्राउंड में खेलते देखा है, चाहे वो जहीर अब्बास थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, आसिफ इकबाल थे, माजिद वसीम राजा, जावेद मियादाद एंड सो ऑन, इंजी तक। हर बड़े बैट्समैन को इंजमाम और यूसुफ दोनों इन स्विंग पे वल्नरेबल होते थे, और अगर पेस कम होती थी और गेंद अंदर आता था, इंजमाम तो कैंडिडेट था फॉर LPW, आगे प्लांट हो जाता था। यार वो इतने वल्नरेबल नहीं थे कि ऐसे लगे कि अब धुर बन गए किसी की, थोड़ा सा गेंद अंदर हुआ नहीं और आप वो गए। सो बाबर हैज टू कम आउट ऑफ दिस। ठीक है, वनडे में 100 हो गया, बट ही हैज टू कम आउट ऑफ दिस अगर T20 खेलना तो। नुमान भाई, मुझे भी एक सवाल बताया है, अभी मैं भी सोच ही रही थी, लेकिन ये कि अभी जबरदस्त बताया है कि ये डायरेक्टर पूछना चाह रहे हैं कि आपके इसके बारे में क्या, क्योंकि पता है लोगों को कि मैं इतने जबरदस्त पक्के स्पोर्ट्स के नहीं, आप बहुत आगे ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी चले, मैं क्रेडिट थोड़ा सा ले लेती हूँ उसको, अगर सवाल सही तरह से पूछा कि जो ये श्रीलंका का जब ये वापस जाने का डिस्कशन चल रही थी सारा, और वो उसमें जो कैप्टन उनकी टीम के थे, उनके वो ज़्यादा ईगर थे कि वापस जाया जाए, और अब जब वापस वो गए हैं तो उनको टीम से निकाल भी दिया गया है। ये सुनने में आया है, इसमें कहाँ तक कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि एक तो वो बहुत ही अच्छा हैंडल किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी, मोहसिन नकवी ने भी, और फिर ऑब्वियसली आप ये सोचो इसकी कॉनोटेशंस क्या होती अगर टीम वापस चली जाती। 2009 में जब टेररिस्ट अटैक हुआ था श्रीलंका पे, देखिए श्रीलंका का आप ये देखो कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो श्रीलंका की टीम थी इधर, और जब आपने फुल ब्लोन सीरीज खेली दोबारा 2019 में तो श्रीलंका ही आया था, और बीच में भी श्रीलंका ने आके एक T20 खेला था कराची में, या वनडे खेला था, तो उन्होंने आपकी हेल्प भी बड़ी की। अभी वो सब सिक्योरिटी रीजन पे, क्योंकि आप ये सोचो
कि इन पे इंडिविजुअल प्रेशर इसलिए होता है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है ना, वो वर्चुअल लैप डॉग है बीसीसीआई का और जे शाह का। आप देखें ना वो कितना कंपनसेशन होता है। विमेन वर्ल्ड कप है तो श्रीलंका में होगा, 2026 का मेल वर्ल्ड कप है तो श्रीलंका में होगा, एशिया कप है तो श्रीलंका में होगा। लेकिन उनके कैप्टन के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है कुछ, क्योंकि ही वाज ईगर टू गो बैक। ये आपको बताने का हाँ, तो वो क्रिकेट बोर्ड तो उनको बुलाना चाह रहा था, बट ये फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट लेवल पे श्रीलंका के जो है वो बात की। रीजनल आप बहुत अच्छे हैं, आजकल स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। इवन आपके फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, ही आल्सो टॉक टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो उसके बाद आपने रिटेन किया उनको, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देके। तो वो जो आप बात कर रहे हो वो था कि अगर प्लेयर तब वापस चले जाते या कोई चले जाता तो उसमें इंक्वायरी होनी थी। अभी चले था श्रीलंका और असीता फर्नांडो, they were not fit, so they had quit the T20 team and they had gone back. सही है, मतलब ये चलिए, ऐसा वाली नहीं है बात कि है। इसकी वजह अच्छा से अनुमान भाई, आपको अच्छी सी खुशखबरी मैं आपको सुनाती हूँ। स्नूकर का वर्ल्ड कप हो रहा है इन मस्कत, और माशाल्लाह हमारे जो चैंपियन हैं अजद इकबाल जीत गए हैं, और किसको हराया है? भारत को 4-0 से माशाल्लाह। और अब ये क्वार्टर फाइनल्स की बात है। क्या बात है। बहुत कमाल परफॉर्मेंस भारत की, एक बार फिर हार 4-0, और वो चले गए उनके पंकज। स्नूकर में तो खास ही टैलेंट है क्योंकि जी, जी, हमारे ये पास फैसिलिटी तो कोई है नहीं। पंकज अडवाणी जो है बहुत बुरी तरह हार के गए हैं वापस पाकिस्तानी से, बहुत बुरी तरह हारे हैं। लेकिन ये कि अजद इकबाल को मैं चाहूंगी आप भी मुबारकबाद दें, और हमारी तरफ से भी वेल डन, जबरदस्त। स्नूकर में हम इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि हमारी स्पोर्ट्स जहाँ पे हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले लोग पैदा करते हैं। हमने वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद यूसुफ किया, आसिफ किया, और अभी आप ये देखें ये अजय इकबाल ने, तो हालांकि कोई फैसिलिटी नहीं है। अब आपने वो जब में देखा था वे इनको फंड्स देना, इनको देने चाहिए। नुमान भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी उम्र दे, खुशियां दे। और केक हमने हाँ खैर और हाँ केक भिजवा दीजिएगा, भिजवा दीजिएगा हमारा केक। अब तो वैसे कॉल करें कुछ तो पहुंच जाता है। आपके पास है 2 घंटे, राइडर आ जाता है, राइडर इधर ही है। सब सॉल्टेड कैरेमल बहुत मुफीद है, उसमें चीनी भी थोड़ी सी कम मिल्क होती भी हो है। जाता है, शुगर फ्री हो जाए तो ज्यादा अच्छा है नुमान भाई, इट्स ओके। और मेरे ख्याल 4 पाउंड काफी रहेगा। हाँ ठीक है, लोग खाएंगे, सारे टीम मेंबर भी थोड़ा बहुत टेस्ट शुक्रिया। कर लेंगे, तो दुआएं देंगे आपको। आपके हिस्से का भी हम खा लेंगे। सही। सालगिरह है तो फिर केक के बगैर अच्छा 3 नहीं मिल्क लग रहा। होना चाहिए, 3 तो मिल्क वो भी वो बहुत मीठा होता है, सॉरी। अच्छा खैर, नहीं कम मीठे वाला, कम क्रीम वाला, केक चीनी पे महंगी डिसाइड हो कर गई लेते है। हैं, फिर उसके बाद हम आपको कम्युनिकेट हैप्पी करेंगे टू क्या यू करना नुमान है। भाई जी। चलो आफ्टर शॉर्ट ब्रेक जी। Okay. गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आपका बहुत ही फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम ड्रामा से और शोबिस की दुनिया से जो कनेक्टेड हैं लोग उनसे हम बात करते हैं। स्पेशली उनका कोई ड्रामा अगर कोई हिट चल रहा हो तो उससे कनेक्टेड बड़े सवाल आते हैं हमारे जहन में जो करंट चल रहा है। तो वो आपके जो सवाल हैं हमें भी पता है, नोट किए हैं हमने, तो हम पूछेंगे इनसे। और आज शो पे कौन है? आज शो पे जनाब सैयद नबील है हमारे साथ, जिन्होंने तहरीर किया ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी। उफ, और ये तो ये वाली शादी मेरी इस वक्त फेवरेट चल रही है, बाकी शादियों से जो ड्रामा जिनों और इंसानों का कुछ ये ड्रामा है, और बड़ा क्या इंटरेक्शन हो रहा है जिनों और इंसानों में। डर भी इतना ज्यादा नहीं है उसमें, कॉमेडी भी है उसके अंदर, और वो कुछ रिस्की प्रोजेक्ट था क्योंकि जिस तरह के ड्रामे चल रहे हैं दानिश तैमूर टाइप, वो एक फॉर्मूला है ट्राइड एंड टेस्टेड, और उससे हट के एकदम आपकी स्क्रीन पे एक ड्रामा आ रहा है जिसमें जिन भी हैं, इंसान भी हैं, कॉमेडी भी है, सस्पेंस भी है, और अच्छा ज्यादा फनी भी नहीं हो रहा। मैंने देखा कि ये नहीं है ना कि बिल्कुल ही कॉमेडी की तरफ चला गया ना, कि उसका वही खत्म हो गया, असर ही खत्म हो गया उसका, सेंसलेस हो गई कॉमेडी नहीं है, बहुत अच्छी कॉमेडी है और बच्चे देख रहे हैं। और फिर जिन की एग्जिस्टेंस खास तौर पे, कि अब ये भी है कि भाई जिन है, उस घर में रहते हैं, जिनों के रिश्तेदार भी हैं, उसकी बेटी भी है, इमोशंस भी हैं, सब चीज है। और तो ये कुछ इसमें बड़े इंपॉर्टेंट सवाल भी इन एपिसोड्स में उठाए गए, मुझे पता है आप भी सोच रहे होंगे, तो हम क्यों ना राइटर से खुद पूछें, बिल्कुल, सईद नबील से। और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे शो में भी हमारे साथ हैं। राइज एंड शाइन। अस्सलाम वालेकुम नबील, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं नादिया, और आप कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है, बिल्कुल खैरियत से है। पहले तो थैंक यू सो मच शो में आने का, और इतना अच्छा हमें एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट देने का, इतना प्यारा लिखा हुआ है, हम सब बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। और देख रहे हो बिल्कुल How did it happen? और वो भी स्टार्ट तो उससे वैसे ही लोगों का इंटरेस्ट होता है जिनों भूतों की, परियों की कहानियों में। जी, तो ये कैसे, ये प्रोजेक्ट कैसे, आई नो आप हॉरर बहुत अच्छा लिखते हैं, बंदिश में भी लिखा, ये प्रोजेक्ट जब आया तो हाउ डिड इट हैपन, किस तरह?
वेल एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो शमून अब्बासी ने दिया था, और उनके पास एक वन लाइनर था कि इस तरह दो भाई एक हवेली में आते हैं और उनको दादा जान की, उनके अपने अब्बा जान की दो शर्तें पूरी करनी। तो ये चीज़ बस, ये एक वन लाइनर मेरे पास आया था। फिर इस पे मैंने सोचा इसको किस तरह से डेवलप करना चाहिए। असल में बात ये होती है नादिया कि मुझसे अक्सर कंटेंट वाले वन लाइनर मांगते हैं, मगर ऑनेस्टली जो वन लाइनर हम लिख के देते हैं उस पे ड्रामा कभी बनता नहीं है, क्योंकि कहानी अपने आप को खुद कहती है। तो जब आप लिखना शुरू करते हैं, आप बिल्कुल जैसे आप स्वेटर बुनते हैं ना, तो बुनती चली जाती है कहानी भी, और आपको खुद नहीं पता होता एक राइटर को, आई थिंक इफ ही इज क्रिएटिव, कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी। एक खाका जरूर हो सकता है, शुरू में कैरेक्टराइजेशन होती है, फिर वो कैरेक्टर, वो प्लॉट उस कहानी को आगे लेके चलता है। अच्छा, आपको सिर्फ शमून का कॉन्सेप्ट मिला था, सीन्स लिखे हुए, डायलॉग, सिचुएशंस वो नहीं थी? नहीं, ये तो राइटर का काम है, वो तो डेफिनेटली मैंने ही लिखा है उसे। लेकिन ये बात है कि शमून ने चूंकि इसको डायरेक्ट करना था, तो वो सुनते थे मुझसे, और ही लव व्हाटएवर आई रोट। वो मेरे साथ बहुत, मेरे पुराने दोस्त हैं, बड़ा उन्होंने मेरे साथ काम किया है। नहीं, वो खफा भी बड़े हुए, कि लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे सीन्स थे, मेरा कॉन्सेप्ट के अलावा भी मेरे सीन्स, डायलॉग्स थे जो कि वो एक्चुअली असल में नादिया बात ये है कि थोड़ी सी उनके साथ ज्यादती हुई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्होंने डायरेक्ट करना था, और बस फिर कोई बात नहीं बन सकी उनकी हम टीवी से, तो वो थोड़े गुस्से में थे, तो उन्होंने ये बात कह दी। और आपके लिए कितना ऑकवर्ड होगा कि आप दोस्ती भी है और कर भी रहे हैं प्रोजेक्ट, ऑकवर्ड हो गया होगा बड़ा नबील? वेल इट्स ओके, मतलब आपको पता है कि जिसका जो क्रेडिट होता है उसको इवेंचुअली मिल जाता है। तो डेफिनेटली मैं और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। सीइंग इज बिलीविंग, और भी चीजें स्क्रीन पे आएंगी तो पता चल जाएगा, मुझे कहने की क्या जरूरत है। तो नबील मुझे बताएं कि वैसे ही देखें, ये जो हमारा मुआशरा है बड़ा सुपरस्टिशियस मुआशरा है, और हम हमेशा जब भी कुछ गलत होता है फौरन हम कहते हैं कि भाई कोई साया है, उसके ऊपर अमलियात हो गए और ये हो गए। तो ये ड्रामा यानी क्रिटिसिज्म एक तरफ का मैं आपको ज़रा उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं कि लोग ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो जाएंगे इस तरह के ड्रामे देख के, रादर देन एंटरटेनिंग, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। क्या कहेंगे आप इस पर कि लोग जिनकी एग्जिस्टेंस पे ज़ाहिर मैं आपको बताता हूँ। असल में बात यह है कि ये ब्लेंड है हॉरर और कॉमेडी का, ठीक है ना। कॉमेडी में थोड़ा सा एज होता है, आप थोड़ा ओवर द टॉप चले जाते हो, आप यानी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो कार्टून की तरह आप उसको देखना शुरू कर दो, लेकिन उसके अंदर मार्जिन होता है कि मेक बिलीव थोड़ा सा आपका लार्जर स्केल हो जाता है उसका, कि आप कुछ ऐसी चीजों पे भी बिलीव कर देते हो। अब जैसे मुझ तक ये बात आई कि जी फरीदा आंटी को जब पता चल चुका है कि अली इंटरेस्टेड नहीं है उनकी बेटी में, लेकिन वो फिर भी इतनी कोशिशें क्यों कर रही हैं। तो बेसिकली बात यही है कि हमें थोड़ा सा लाउड एक्सप्रेशन है उसका, और वो हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक माँ जो है वो अपनी बेटी के लिए किस हद तक जा सकती है। बिल्कुल, और होता भी है, क्यों नहीं। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो फिर अपनी बच्चों की खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए ये जादू टोना वगैरह करवाते हैं। ये तो एक रियलिटी। अच्छा, आपने नबील इस एपिसोड में एक सवाल उठाया और फिर उसका जवाब नहीं आया ड्रामे में ही, कि क्या जिन और इंसान की शादी हो सकती है? एंड बाबा जी सेज नथिंग। देखिए बात ऐसी है कि शादी तो अगर ये हम इस पे बिलीव रखें कि ये मखलूक एग्जिस्ट करती है, तो शादी भी हो सकती है। लेकिन क्या हमारे ड्रामे में हो रही है या नहीं हो रही है, ये इसका ताल्लुक चूंकि ड्रामे के एंड से है, इस बारे में कुछ मैं रिवील नहीं करूंगा। बाबा जी जो है वो खामोश होते हैं। मैं एक्सपेक्ट करती कि मुझे जवाब मिले, मैं भी जानना चाहती हूँ, लेकिन उसमें जवाब आपने जानबूझ के जवाब नहीं दिया उसमें। जी वो जो बात कही थी, मेरे ख्याल में अर्जुमन ने या किसी ने, आपके ड्रामा रिव्यू मैंने देखा था वाली एपिसोड, तो बात वही है कि यू ओपन अप डिस्कशन कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। आप क्या समझते हैं कि शादी हो सकती है? ऐसे सवाल आप क्या समझते हैं? आप किस नतीजे पे पहुंचे? यस भाई, मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि लोगों ने क्लेम किया है कि मतलब जो हमें केस हिस्ट्रीज मिली हैं उसमें लोगों ने क्लेम किया हुआ है कि शादी हुई है, और लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इतनी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये इस्लाम
के बारे में जो मैंने रिसर्च की है, मतलब ये है कि नापसंदीदा करार दिया गया है। ये नहीं है कि बिल्कुल ममनू है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन नापसंदीदा करार दिया ये गया कभी है। हुआ भी है कोई आपने? लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, हाँ, दिस इज अ कॉमेडी, तो बिल्कुल। इसको हम वैसे ही नबील, वैसे आप बताएं, कभी आप जब इसकी रिसर्च कर रहे थे, कोई आपको ऐसी कोई सच्ची कहानियां मिली कि जिसमें इंसानों की शादियां हुई हैं या उन पे आशिक हो गए हों, जिन या जिन की बच्ची जो अब ड्रामे में है, बड़ा क्यूट है ना, सो कह रहे जिन की बच्ची, 9 मन की जिन की बच्ची, कुछ ऐसा आपने कुछ रिसर्च में मिला? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, लोग क्लेम तो करते हैं ऐसे, अब उसकी सच्चाई तो वही बात है ना कि सीइंग इज बिलीविंग। बहुत से लोग हैं जो जिन्नात पे यकीन ही नहीं रखते, तो जिन्होंने देखा है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, सीइंग इज बिलीविंग के लिहाज से वो डेफिनेटली उस पे आपने कभी किया नबील एक्सपीरियंस ये? बंदिश करते हुए तो, बंदिश लिखते हुए तो कुछ किया होगा एक्सपीरियंस? नहीं कह रहे, मैंने किया है। क्या पता है क्या एक्सपीरियंस किया आपने? बस वो एक लंबी कहानी है, वो फिर किसी बात के लिए उठा, वन लाइनर दे दें उसका। क्या पता पसंद आ जाए। एक जिन्नात से मेरा राब्ता हुआ था, और मतलब वो उसने मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की थी, तो खैर वो इज नो मोर, लेकिन ये है कि ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मेरा एक प्ले जियो पे चला था, जिंदा था, और दिलनवाज से ये स्टार्ट हुआ बेसिकली, जिसमें वहाज ही था, वहाज और नीलम मुनीर, ये A+ पे चला था। तो मुझे इस तरह के ड्रामों का शौक है। मुझे लगता है कि ये सास बहू वाले ड्रामों से हटके, जो रन ऑफ द मिल है उससे हटके मुझे इस तरह की चीजें करनी चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक नीश बना ली है व्हिच इज सक्सेसफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस किस्म का, और ये जो रिसेंट जॉनरा है हॉरर और कॉमेडी का, मैं चाहता हूँ इस पे ज्यादा से ज्यादा प्लेस बने, एंड आई एम डूइंग अ फ्यू मोर। अरे वाह, अब वो सैफी भाई जो बच्चों पे सीरियल बना रहे हैं, वो भी तो नहीं कहीं आप लिख रहे हैं? नहीं, सैफी बच्चों पे सीरियल जो बना रहे, नहीं, सैफी मेरा एक और कर रहे हैं, एक और सीरियल कर रहे हैं इसी तरह का, जिनकी शादी वाले जॉनरा का, लेकिन इसको बढ़ाएं नबील भाई, इसके कोई बस 100-150 एपिसोड और कर दें प्लीज। मैं तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की मेरा आपसे वादा है कि इस तरह की आपको चीजें मुख्तलिफ चैनल्स पे मेरी तहरीर शुदा आपको मिलती रहेंगी। लेकिन नबील ने वो बात नहीं बताई, वो थोड़ा सा वापस हम जाते हैं कि आप कभी डरे, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं इस मखलूक का, तो कुछ अजीब सा कुछ हो जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो पूछे ना, इन्होंने कहा ही इज नो मोर, मैं तो जुमला याद है, प्लीज पूछे, वो खत्म हो गई कहानी और ही इज नो मोर, तो क्या कोई अमल वगैरह कराया आपने, अपने ऊपर से कोई उतरवाया भाई कि नजर उतरवाई, या क्या किया कोई कि वो मामला हल हो गया, जिनसे कोई आपका कोई जो तंग कर रहा था, कोई कम्युनिकेशन हुई? थोड़ा बताएं ना नबील। हाँ जी, बिल्कुल, कम्युनिकेशन भी हुई और अमल भी करवाया, और वो मतलब जान छूट गई फाइनली। असल में वो इतनी लंबी कहानी है कि मैं शुरू करूं और वो फिर खत्म ना हो, फिर लोगों को मजा भी नहीं आएगा, इसलिए वो हम किसी और वक्त डिस्कस कर लेंगे। अभी हम ड्रामों के बारे में बात नहीं, मतलब कोई लड़की जिन थी जो आप पे आशिक हो गई थी, क्या हुआ था? नहीं, देखिए, आशिक का मसला नहीं होता, मतलब हम हर रिलेशनशिप को सिर्फ, यानी हर रिश्ते को एक ही नजर से देख रहे होते हैं कि कोई किसी पे आशिक हो, किसी ने किसी पे शादी करनी हो, इस किस्म के मामलात नहीं। लोग दोस्ती भी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं होती कि वो कोई आशिकी हो किसी पे। सही है, सही है। क्या बात है। अच्छा, इसमें ये हम आजिर को देख रहे हैं जो मेन आपका जिन है, इतने बड़े बड़े दावे करेगा, इतने बड़े बड़े दावे करेगा, और हमेशा फेल होता है ना ये। मतलब इनका प्लान था कि केले खा के छिलके फेंकूंगा तो वो गिर जाए, तो मतलब इसके बाद वो प्लान तो फिर चमकी कर प्लान आ गया ना कि वो बच्चे को बच्चा रखना है। ये आई थिंक बच्चे वाला रोल अभी ये जो आ गया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर हम इसका सीजन 2 लेकर आए, क्योंकि अब सीजन 1 के तो सिर्फ 4 एपिसोड्स रह गए, इसकी टोटल 26 एपिसोड्स हैं। जी, तो 26 एपिसोड है, आप 22 देख चुकी हैं ऑन एयर, तो 4 एपिसोड्स रह गई, इसमें तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। कैसे हुआ कि चैनल ने आपको प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं भाई 30 इसके एपिसोड और लिखो, 10 और लिखो, इसको खींचो, फ्लैशबैक? कोई प्रेशर नहीं था? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि चैनल के लिए खुद एक ये बहुत हैरान कुन रिजल्ट था। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, यस दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा बनेगा, क्योंकि उन्हें मेरा भी पता था, उन्हें सैफी का भी पता था, और उन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की चैनल ने। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हम टीवी की काविशों का कि जिस तरह के VFX उन्होंने इस्तेमाल किए, और इस ड्रामे में उन्होंने कहीं भी कोई कोताही नहीं की, इसकी वजह से ड्रामे की शक्ल। अच्छा नबील, जैसे आपने कहा कि शमून के वन लाइनर उन्होंने दिया, और उन्होंने ज़ाहिर आपके साथ बैठे, और मतलब वो आपके साथ अलाइन थे शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग।
तो अगर जी, बिल्कुल। शमून ही ये कर रहे होते तो क्या आप ये समझते बेहतर और बेहतर तरीके से हो सकता था, या जैसा बना सही है रहा? आप मुतमईन है? देखिए बात यह है कि अगर मैं कर रहा होता तो शायद मैं इन दोनों से ज्यादा अच्छा करता। क्या करूं? सही है। ये बड़ी राइट अजीब सी बात बात कर है। रहे हैं, ये बात कई हो गई। ऑप्शंस हैं इनके मेरी पास बात जवाबों सुनिए। की। तो अच्छा नबील, बात कोई सुनिए। ऐसी तनकीद जो आप हैरान होते हो कि यार ये क्या तनकीद आ गई? मैं तो आई लव द ड्रामा, आई एम एंजॉइंग इट, लेकिन कुछ ऐसी भी आपने सुनी हो बात जो आप हैरान हो गए हो कि यार ये कैसा सवाल है या ये क्या हुआ? हाँ मतलब देखिए लोग कोई आउट ऑफ द बॉक्स काम करता है, मुझे लगता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कि आप ये दिखाएं कि जी वीएफएक्स में बाबा और उसकी लड़ाई कैसे हो रही है या किस तरह के। मैंने लोगों के रिमार्क्स देखे कि कुछ लोग उस पे हंस रहे थे, तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि यार एक तो आउट ऑफ द बॉक्स काम हुआ हुआ है, और दूसरा ये है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए किसी का एफर्ट। आप खुद करके दिखा देना अगर आपको इतनी जी मैंने बड़ा मुश्किल काम है ये कि आपको कॉमेडी भी रखनी है, आपने थोड़ा सीरियस भी रखना है, इंटरेस्ट लोगों का इंटैक्ट रखना है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा होता है इस तरह के ड्रामे, लोग इंटरेस्ट खो देते हैं और बहुत ज्यादा कॉमेडी की तरफ चले जाते हैं, लोग कहते हैं रिडिकुलस सी कोई आपने बात नबील नहीं, मैं लेकिन ऐसा बताऊं, नहीं हुआ आपने इस ड्रामे सैफी में। भाई ने एहसान किया है हमारी मीडिया इंडस्ट्री पे, अगर हम इसको ऑन सीरियस नोट बात करें, एहसान किया है। जिस तरफ जा रही है इंडस्ट्री, जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, और उसमें एक ऐसा प्रोजेक्ट बना के जिससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो और उसको सक्सेसफुल बना दिया, और अब ट्रेंड बदलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर जिनकी शादी। बिल्कुल, थैंक यू। आपकी अप्रिसिएशन नादिया हमेशा दिल बहुत बड़ा कर देती है, एंड थैंक यू सो मच। आप बगैर लगी लिपटी सीधी बात करती है हमेशा। आई रियली लाइक योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस, और आपका शुक्रिया। आपकी हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई की वजह से हम ऐसे काम इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you. शुक्रिया नबील, आपने हमें वक्त दिया और बात की। अच्छा मैं आपको बताऊं कि आजकल तो जिन पॉडकास्ट में भी बुला रहे हैं लोग लाइव। क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं ये नहीं, वो कोई और साहब हैं, वो जिन लगते हैं, लेकिन नहीं वो जिन नहीं नहीं है। नहीं साहिबा हैं ऐसी, बात दो हो तीन रही है। साहिबाएं हैं ऐसी जो कि लाइव पॉडकास्ट में वो जिन बुलाती हैं कि मेरे पास 2-3 जिन हैं और एक को मैं बुला भी सकती हूँ, और बुलाया भी है। आपने देखा नहीं? लिंक शेयर करो। चले जी, फिर वो Seeing देखेंगे। is believing, चाहे पॉडकास्ट हो या जिन हो, हम कोशिश देख के करेंगे, मानूंगी। अपने शो पे बुलाएंगे फिर, ठीक है उन खातून को। बस चलो, गुड मॉर्निंग, डन हो गया। देखूंगी तो वापस आइए। मानूंगी। ठीक है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम जरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात करेंगे सुहेब। यूके की जो असाइलम को लेके इमिग्रेशन पॉलिसीज में एकदम चेंज आया, एंड आल्सो आफ्टर दीज प्रोटेस्ट जो उनके लोगों ने किए हैं, तो क्या नए चेंज? ये बिल्कुल चेंज एक्सपेक्टेड था और ये होना ही था, और ये अब मजीद टाइट होंगे, जो कवानीन है मजीद टाइट होते जाएंगे। तो ये जनाब तब्दीली आई है कि एक तो असाइलम के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर पहले तो आसानी से मिल जाया करता था, इतनी स्क्रूटनी नहीं होती थी। अब स्क्रूटनी बढ़ा दी गई है और अब ये 20 साल का प्रोसेस कर दिया गया, यानी अगर आप चाहते हैं वहाँ की नेशनैलिटी तो आपको 20 साल वेट करना पड़ेगा। ये नॉर्मल इमिग्रेशन जो चाह रहे हैं उनका ये प्रोसेस होगा। बिल्कुल जो असाइलम चाह रहे हैं उनके लिए क्या शराइत होंगी, हम अपने पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें ज्वाइन किया है हमें इरफान उल हक साहब ने, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जी और यूके से। बिल्कुल, और इरफान से ही मैं पूछूंगी कि ये जो असाइलम अब फाइल करेंगे तो उनके लिए अब क्या शराइत में चेंजेस आए हैं? जी देखें, अभी असाइलम के हवाले से कानून चेंज नहीं हुआ। ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि काफ़ी सारा सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि शायद कानून चेंज हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। असाइलम्स के हवाले से यहाँ पे जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट के अंदर एक प्रपोज़ल पेश किया है। ये बेसिकली डेनिश तर्ज का एक प्रपोज़ल है जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पे डिस्करेज करने के लिए जितने भी यहाँ पे लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं या जो भी जिस तरीके से भी यहाँ पे आगे वो असाइलम अप्लाई करते हैं, उनको डिस्करेज करने के लिए एक डेनिश तर्ज का असाइलम प्लान जो है वो लाना चाहती हैं, जिसमें यहाँ पे परमानेंट उनको रेजिडेंस नहीं दी जाएगी, बल्कि वो जो असाइलम अगर उनको ग्रांट हो जाता है, यानी कि उनकी प्ली मान लेता है होम ऑफिस, तो फिर ऐसा होगा कि उनको टेम्परेरी जो है वो वीज़ा दिया जाएगा और वो जो है वो 2.5 साल के ऊपर मुहित होगा। तो
ऑप्शन अभी भी यहाँ पे लोगों के पास मौजूद है। हाँ, जी, हम लोग जी, जी, डिस्कस भी बिल्कुल। कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन बिल्कुल। है कि जी उनको फिर इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी ही नहीं, सिर्फ वही टाइम पीरियड होगा, या वो उनकी जो है एप्लीकेशन प्रोसेस का टाइम है? वो तो फिर बात है ना कि वो एप्लीकेशन फिर उसको, एक तो असाइलम की बात पहले हम जान लेते हैं हाँ, उनसे, ये कि ये बहुत सियासी सारे पनाह जो है, सियासी पनाह जो लेते हैं, इसकी मुद्दत 5 साल से अब आधी कर दी गई है, 2.5 साल कर दी गई। इसकी वजह क्या हो सकती है और क्या ये नाफिज हो गया है? असाइलम को एक गोल्डन टिकट का नाम दिया जाता था, क्योंकि जो भी यहाँ पे लोग आते थे जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था, या कुछ जेन्युइन जो केसेस भी होते थे, तो वो जब यहाँ पे असाइलम अप्लाई करते थे तो उनको अगर जो ऑफिसर बैठा होता था होम ऑफिस का, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता था उसकी सारी प्ली से, यानी कि उसके 2 इंटरव्यूज होते थे। एक स्क्रीनिंग होती थी जिसमें सिर्फ उसकी अपनी पहचान की जाती थी, जबकि दूसरा एक डिटेल इंटरव्यू होता था जिसमें जो उसने प्ली ली होती थी, जो उसकी स्टोरी होती थी, उसके मुताबिक उससे सवाल किए जाते थे। और अगर जो ऑफिसर बैठा हुआ था, इमिग्रेशन ऑफिसर, अगर वो मुतमिन हो जाता था तो वो वीज़ा ग्रांट कर देता था। उसके वो 5 साल का वीज़ा देते थे, और 5 साल के बाद आप जो है सिवाय उस कंट्री के जिसमें आप बता रहे थे कि आप नहीं जा सकते, बाकी पूरी दुनिया में विजिट कर सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है वो होम ऑफिस दे देता था। तो अब उन्होंने ये चेंज किया है कि अब वो 5 साल का वीज़ा नहीं मिलेगा, अब आपको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा, और हर 2.5 साल के बाद आपकी दोबारा असेसमेंट होगी, यानी कि जो आपने खतरात या जो भी आपने होम ऑफिस को बताया होगा, कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि कोई पाकिस्तान से आता है और वो कहता है कि मुझे मौजूदा गवर्नमेंट से खतरा है, तो जब वो 2.5 साल बाद अगर वो हुकूमत चेंज हो जाती है तो होम ऑफिस उसको कह सकता है कि अब आपकी वो जो जिससे आपको खतरा था वो तब्दील हो गई है, तो लिहाजा आपके लिए पाकिस्तान सेफ है, आप वापस जा सकते हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने वो यही डैनिश तर्ज का वो प्लान है कि अगर 2.5 साल बाद दोबारा होम ऑफिस अगर सेटिस्फाई हो जाता है उसकी पूरी स्टोरी से, तो दोबारा 2.5 साल का वीज़ा मिल जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर उनको होम ऑफिस बोलेगा भाई अब आप जा सकते हैं वापस, आपको कोई खतरा नहीं है, तो फिर उनको उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। ये तो 2.5 साल मुझे बाद यानी दोबारा से बड़ी देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मैं जल्दी से तला अंजुम को फॉरवर्ड कर दूं, उनके काम की है, वैसे उनको नहीं क्या शायद वो पता हो तला अंजुम मतलब को, लेने जा रहे ये हैं क्या? सारा आपके असाइलम हालात वाक़ई वगैरह ऐसे बन चीजें रहे हैं पता कि होनी चाहिए। तला अंजुम को पता है या नहीं, ये मैंने अच्छा, फॉरवर्ड कर देख दिया, लीजिएगा, आप हाँ, भी फिर फॉरवर्ड कर दें। अच्छा, तो अगला सवाल उनसे हम पूछेंगे कि ये तो चलें असाइलम वालों के लिए चेंजेस हैं, इसके अलावा जो मुस्तकिल रिहाइश, जो वहाँ जाके रेजिडेंसी चाहते हैं, नेशनैलिटी चाहते हैं आफ्टर सर्टन प्रोसेस, तो उनके लिए कोई 20 साल की जो है ये अब शर्त लगा दी गई है। पहले तो मेरे ख्याल को 5-6 साल का होता था, 5-8 साल थी वो, ये कंफर्म करेंगे इरफान भाई। या 8 जी, साल, जी इरफान फिर भाई। मैंने सोचा नहीं, इसलिए मुझे इतना पता नहीं। तो ये इसमें क्या चेंजेस आए? इसको दोनों हम समझ सकते हैं। ये एक बड़ा कड़ा इम्तिहान है, जैसे मैंने पहले बता रहा था कि हर 2.5 साल के बाद आपने असेसमेंट करवानी है और फिर सबूत देने होम ऑफिस को कि मुझे अभी भी उसी हालात मेरे जो है वो बरकरार है। एक तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। दूसरा इसके साथ जो उससे बड़ा इम्तिहान है कि आप 20 साल तक अपनी कंट्री में नहीं जा सकेंगे। पहले होता था कि 5 साल के बाद जैसे ही आपका वो रेफ्यूजी स्टेटस खत्म होता था, आप अपने मुल्क में विजिट कर सकते थे, अपनी फैमिलीज को आप जा सकते थे। लेकिन अब ये वाकई एक सजा भी है और इम्तिहान भी है, और बहुत मुश्किल है। आप सोचें ना कि 20 साल तक आप अपने अपनों से नहीं मिलेंगे, उसमें आपके माँ बाप जो आप पीछे छोड़ के आए हैं, बुजुर्ग छोड़ के आए हैं, उनकी शक्ल नहीं देखिए, देख लंदन और यूरोप में पहले ऐसे नहीं होता था। ये तो यूके मतलब यूएसए में हम देखते थे कि लोग चले गए तो उसके बाद आ नहीं रहे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, इरफान भाई मुझे ये बताइएगा कि हम भी यही कह रहे थे कि ये इसी सिलसिले की कड़ी है ना, ये जो एहतजाज हो रहे हैं, बड़ी हज़ारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, तो ये रियलाइजेशन आई है, उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत आया है, हेल्थ सेक्टर पे प्रेशर आया है, दीगर चीज़ें भी हैं, इसकी वजह से ये फैसले हुए हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल उसी की कड़ी है। ये हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ जब शबाना महमूद ने अपना प्रपोजल पार्लियामेंट में पेश किया, तो पार्लियामेंट के अंदर से आवाज़ें आई कि ये लेबर पार्टी के जो बैक बेंचर्स थे, उन्होंने ये इसके ऊपर इतराज़ उठाया कि ये तो लेबर की पॉलिसी नहीं है। लेबर तो ऑलवेज जो है इसको वेलकम करती थी
तो ये तो रिफॉर्म पार्टी की ये वही है, बिल्कुल उसी सिलसिले की घड़ी। बहुत Thank you शुक्रिया so इरफान much, उल्लाह का, आपने हमें ज्वाइन किया और ये सारे मामला से मुतालिक बताया। तो जनाब वीकली अलाउंस और हाउसिंग वगैरह का जो इस पर अनाउंसमेंट डिटेल था पे हम पनाह इस गुज़ीरों वीक को, वो में भी फिर मिलेगा। और जरा डिटेल में बात करेंगे, बिकॉज बहुत लोग इससे इफेक्ट होंगे और बिल्कुल ऐसा। जानना चाह रहे होंगे शो कि देखने का नए शुक्रिया। rules क्या वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाजत, कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। हैं। अल्लाह हाफिज।